हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए अपनी आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम जो हमारा चैप्टर 11 था प्रक्षेपण के माप, इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। चैप्टर की लास्ट हमारी वीडियो है, 12वीं वीडियो है हमारी, और आज हम लॉरेंज वक्र के साथ साथ अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लॉरेंज वक्र के बारे में। तो क्या होता है लॉरेंज वक्र, चलिए देखते हैं। जब हम प्रक्षेपण के जो माप करते हैं तो प्रक्षेपण के माप की ये एक ग्राफिक विधि है। अब तक हमने कई सारे प्रक्षेपण या अपकिरण के डिस्पर्जन के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, हमने रेंज के बारे में पढ़ा, क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ा, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये सब क्या थे? ये सब डिस्पर्जन के प्रक्षेपण के माप थे। प्रक्षेपण का ही एक माप है लॉरेंज वक्र भी, लेकिन ये कैसा माप है? ये ग्राफिकल विधि के द्वारा हम अपकिरण का जब माप करते हैं तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो विधि है, ये जो तरीका है, इसका नाम लॉरेंज वक्र ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसका फर्स्टली सबसे पहले इसका प्रयोग डॉक्टर मैक्स लॉरेंज, ये नाम है अर्थशास्त्री का, जिन्होंने इसका स्टार्टिंग में सबसे पहले इसका प्रयोग किया। तो इन्हीं के नाम के ऊपर, मैक्स लॉरेंज के नाम के ऊपर ही इसे हम लॉरेंज कर्व कहने लग गए। तो लॉरेंज कर्व क्या करता है? इसका प्रयोग धन और आय की असमानता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि एक देश के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर सभी लोगों की इनकम एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों की इनकम बहुत अधिक होती है, कुछ की बहुत कम होती है। तो ये जो धन का और आय का असमानता है, जो विषमता है, उसकी अध्ययन करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए डॉक्टर मैक्स लॉरेंज ने लॉरेंज कर्व का प्रयोग किया। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर? लॉरेंज वक्र के अंदर एक समान वितरण रेखा होती है। एक रेखा बनाते हैं हमें, वो रेखा ऐसी होती है कि अगर उस रेखा के ऊपर हमारा सारी अर्थव्यवस्था है तो इट मीन सब लोगों के अंदर क्या है? आय का और धन का वितरण बिल्कुल समान है। तो एक रेखा समान वितरण रेखा होगी। उस रेखा के ऊपर अगर कोई देश होगा तो इट मीन्स उस देश के सभी लोगों की में धन का और आय का वितरण समान है। लेकिन जितनी उस समान वितरण रेखा से उस अर्थव्यवस्था की जो लाइन है, रेखा है, वो जितनी दूर होगी, इट मीन्स उसका जो धन और आय का जो वितरण है उसका उतना ही अंतर है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से वास्तविक वितरण के विचलन की दूरी या अंतर का माप है। जब मैं इसे करके दिखाऊंगी तो आपकी समझ में आएगा। यहाँ पर एक समान वितरण रेखा होगी, समान वितरण रेखा से उस देश की जो वास्तविक वितरण रेखा है, वो रेखा जितनी विचलन होगा, यानी कि जितनी उससे दूरी होगी, जितनी उससे अलग होगी, इट मीन्स उतना ही उस देश के अंदर असमानता है धन और आय के वितरण को लेकर। और वो जितनी उसके नजदीक होगी, इट मीन्स वहां उतनी ही कम विषमता है। तो इसे जब हम करके देखेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। मैंने इसकी रचना के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें मूल्य दिए हुए होंगे, या हमें जैसे हम सभी को पता है कि 3 तरह की श्रृंखलाओं के अंदर हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है, उन तीनों के अंदर हम देखते हैं। तो अगर व्यक्तिगत श्रृंखला है या खंडित श्रृंखला है तो उसके अंदर तो सिर्फ हमारे मूल्य होंगे। उन मूल्यों का हम संचय योग करेंगे और संचय योग करके फिर उनका संचय प्रतिशत भी निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो इससे पहले से अलग करते हैं, और जब हम उनको करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे कि मूल्यों का हम क्या करेंगे। सबसे पहले CF निकालेंगे, संचय योग निकालेंगे, और फिर उस CF की परसेंटेज भी निकालेंगे। इसे हम करके देखेंगे। हम आवर्ती को, जो आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हमेशा हम किसके ऊपर लेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर। और जो हमारी मदें होती हैं, मदों का मूल्य और जो परसेंटेज होएगी उनकी, उसे हम वाई अक्ष पर लेंगे। तो पहले चलिए इसका एक उदाहरण करके देखते हैं, फिर आपकी समझ में अच्छे से आएगा। मैंने यहाँ पर सीधे एक आवर्ती वितरण श्रृंखला को लिया है। ये आवर्ती वितरण श्रृंखला जिसके अंदर वर्गांतर दिए हुए हैं। आप सभी को पता है कि जो सिंपल सीरीज होती है उसके अंदर वर्गांतर नहीं होते, एक खंडित होती है उसके अंदर भी वर्गांतर नहीं होते। तो मैंने सीधे इसी को ले लिया, क्योंकि इसके बाद इसे हम खंडित में चेंज करते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर ये मजदूर दे रखी है, ये मजदूरी है, और उन मजदूरी के अलावा ये एक फर्म A है और ये एक फर्म B है। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ ये 3 चीजें मिलेंगी, एक ये लाइन मजदूरी वाली, एक फर्म A वाली और एक फर्म B वाली। ये बाकी की चीजें हमने बाद में निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, हमें स्टार्टिंग में मजदूरी दे रखी थी कि 50 से 70 के बीच में मजदूरी प्राप्त करने वाले फर्म A के अंदर 20 मजदूर हैं।
70 से 90 प्राप्त करने वाले 15 हैं और 90 से 110 प्राप्त करने वाले 20 हैं, 110 से 130 प्राप्त करने वाले 25 और 130 से 150 प्राप्त करने वाले मजदूर 20 हैं। तो ये फर्म ए के बारे में बात। ऐसे ही फर्म बी के अंदर 50 से 70 150 मजदूर प्राप्त करते हैं, 70 से 80 100 मजदूर प्राप्त करते हैं और 90 से 110 90 मजदूर और 110 से 130 110 और 130 से 150 50 मजदूर। तो ये फर्म बी है जहां मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलती है, उनकी फ्रीक्वेंसी, और ये फर्म ए और ये मजदूरी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, जो मजदूरी हमें दे रखी है, जो वर्गांतर हमें दे रखी है, इनके हम मिड पॉइंट्स निकालेंगे। ये मैंने मिड पॉइंट निकाले, ये आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर 2 से भाग करेंगे। 50 जमा 70 120, 120 बटे 2 60, 70 जमा 90 कितना आ जाएगा हमारा 160, 160 बटे 2 80। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट्स निकालेंगे। इसके बाद करेंगे हम CF संचयी योग। क्या कैसे करते हैं ये आप सभी को पता है। 60 के अंदर 80 को जोड़ा 140, अब इस 140 में इस 100 को जोड़ेंगे 240, 240 में 120 को जोड़ा 360 और 360 में 140 को जोड़ा पूरे 500। तो संचयी आवर्ती तो आप सभी को निकालनी आती थी। अब संचयी प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। संचयी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये संचयी योग है। संचयी योग बटे कुल संचयी योग और गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100 से करेंगे हम, क्योंकि प्रतिशत तो 100 से ही होता है। तो कैसे करेंगे, 60 बटे टोटल कितना है यहाँ पर 500 और गुणा 100। तो जब हम ऐसे करेंगे 0 से, ये 0 कैंसिल और ये सीधा आ जाएगा हमारा 5 एकम 5 दूनी 12। या ऐसे करना है। ऐसे 140 बटे 500 करेंगे, यहाँ 140 हो जाएगा। 140 बटे 500 गुणा 100, हर बार 2 0 से 2 0 कटेंगे, यानी कि 5 से भाग होएगा। तो इस तरह से हम प्रतिशत निकालेंगे। समझ में आ गया होगा। 240 बटे 500 गुणा 100 करेंगे 48 आएगा। 360 बटे 500 गुणा 100 करेंगे 72 आएगा। और जब 500 बटे 500 गुणा 100 करेंगे तो 500 से 500 कैंसिल, पूरा कितना आ जाएगा हमारा 100। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, हम संचयी प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। ये मैंने मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट्स का मैंने संचयी CF किया और संचयी का प्रतिशत। अब ठीक ऐसे ही जो मैंने इन 2 के अंदर किया है, ठीक ऐसे ही फर्म ए की फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी हम CF संचयी योग निकालेंगे। 20 जमा 15 35, 35 जमा 20 55, 55 जमा 25 80, 80 जमा 20 100। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका टोटल 100 है और प्रतिशत के अंदर भी हम 100 ही निकालते हैं। तो जब 20 बटे 100 गुणा 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल और 20 ही आएगा। 35 बटे 100 गुणा 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 35 बटे 100 गुणा 100, तो हर बार 100 से 100 कैंसिल 35 आ गया यहाँ पर। ऐसे ही 55 बटे 100 गुणा 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल 55 ही आएगा। तो ठीक ये हमारा बिल्कुल इजी हो गया, हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारी परसेंटेज ही मिल गई क्योंकि ये 100 में से ही थी, इसलिए। ऐसे ही अब फर्म बी के लिए करेंगे। पहले CF निकाली, 150 में 100 को जोड़ा 250, 250 में 90 को जोड़ा 340, 340 में 110 को 450, 450 में 50 500, और ऐसे ही जैसे पीछे हमने निकाला प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये काम करने के बाद फिर हमें ग्राफ पेपर के ऊपर इसे प्लॉट करना है। कैसे, अब ध्यान से देखने की चीज है। मैंने ये देखी यहाँ पर, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। यहाँ पर भी हमने 100 तक लिया है, यहाँ पर भी हमने 100 तक लिया है, लेकिन x एक्सिस के ऊपर मैंने मजदूरों को लिया है। जो फ्रीक्वेंसी थी हमारी फर्म ए की और फर्म बी की, जो फ्रीक्वेंसी थी मजदूर, उसे लिया है। और y एक्सिस के ऊपर मजदूरी को लिया है, यानी कि जो हमारे क्या थे, वर्गांतर थे, उनको लिया है। अब ये भी हमारे 100 तक है, ये भी हमारे 100 तक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई थी, एक समान वितरण रेखा बनाएंगे। समान वितरण रेखा बनाने के लिए यहाँ का 0 और यहाँ का, ये मैंने पूरा बॉक्स बना दिया है। ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो इस 100 को और मैंने पूरा बॉक्स बना दिया और इस बिंदु से मैंने इस जो ये हमारा ओरिजिन था, इस लाइन को मिला दिया। ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, और इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी समान वितरण रेखा है। इतना आपकी समझ में आया। x एक्सिस पर हमने आवर्ती को लिया, y एक्सिस पर हमने मजदूरी को लिया और हमने समान वितरण रेखा बनाई। अब देखिए अब क्या करना है। अब सबसे पहले जो हमारा हमने ये देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये संचयी प्रतिशत है। ये संचयी प्रतिशत हमारे मजदूरी का है, और ये जो है हमारा, ये वाली जो संचयी प्रतिशत है, ये फर्म ए का है। ये संचयी प्रतिशत हम मजदूरी का और संचयी प्रतिशत हम फर्म ए का। पहले हम इनको देखते हैं। जब 12 है मजदूरी तो कितने मजदूर आते हैं इसमें, 20। तो यहाँ 12 कहाँ आएगा, 10 से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर 20। तो ये 20 और 12 का कॉम्बो यहाँ पर बनाया है मैंने। इसके अलावा 28 के ऊपर कितनी है, 35।
28 35, तो 28 यहाँ पर ये 30 से थोड़ा नीचे बनेगा और यहाँ पर 35 इसके बीच में ये वाला कॉम्बो बनेगा इनका। इसके बाद 48 पे 55, 48 48 50 से थोड़ा सा नीचे ये, ठीक है, यहाँ पर आएगा ये, और ये 50 55 सॉरी 55, तो ये 55 55 पे 48 का कॉम्बो ये बन गया हमारा। इसके बाद 72 और 80, यहाँ पर 70 से थोड़ा सा ऊपर हमारा बनेगा, ये हमारा आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा ये 80 और 72 का कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट बनेगा। और इसके बाद फिर ये भी 100 ये भी 100, तो ये भी 100 का हमारा ये पॉइंट बनेगा। अब इसे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये ओरिजिन से ये डॉटेड लाइन से दिखाया है, और ये पॉइंट हमारे मैंने थोड़े से गहरे कर दिए हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट तीसरा पॉइंट, और इसके बाद हमारा ये चौथा पॉइंट और 5वें पॉइंट हमारा यहीं पर है। तो ये जो है, ये जो वक्र है ये लॉरेंज वक्र है, और किसका लॉरेंज वक्र है, ये फर्म ए का लॉरेंज वक्र है। किसका है, फर्म ए का लॉरेंज वक्र। समान वितरण रेखा से ये इतनी दूर है, इट मीन्स जितनी ये दूरी है इतना इस फर्म के अंदर आय और धन का असमानता है। अब ऐसे ही हम फर्म बी का भी बनाएंगे। फर्म बी का बनाने के लिए देखिए, संचयी आवर्ती 12 के ऊपर फर्म बी कितनी है 30, तो ये तो 12 ही रहेगा हमारा इसी की सीध में, लेकिन ये कितनी है 30, तो इसके लिए हमारा ये पॉइंट आएगा। इसके बाद फिर 28 के ऊपर 50, यानी कि पॉइंट तो हमारा यही वाला रहेगा जो इसके अंदर आया था 28, लेकिन ये 50 पर है, तो अब हम 50 के ऊपर ये वाला पॉइंट आएगा हमारा। फिर 48 के ऊपर 68, तो 48 यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट था बिल्कुल इसी के सीध में, लेकिन ये किसके ऊपर है 48, और ये यहाँ पर 68 है, तो ये 68 यहाँ बनेगा, तो 48 और 68 का कॉम्बो। और इसके बाद 72 और 90, तो यानी कि 72 का तो हमारा यही है, लेकिन यहाँ पर ये 90 पे जाएगा, तो ये इधर। तो अगर मैं इन पॉइंटों को भी मिलाऊं तो ये इस तरह से बनेगी हमारी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, फिर ये वाला पॉइंट, और फिर हम इससे। तो ये किसका है, ये फर्म बी का लॉरेंज वक्र है, और ये वाला जो था ऊपर वाला ये फर्म ए का था। तो अब आप ध्यान से खुद ही देखिए कि फर्म ए नजदीक है समान वितरण रेखा के या फर्म बी, तो फर्म ए ज्यादा नजदीक है समान वितरण रेखा के, इसलिए हम लिखेंगे कि फर्म ए के अंदर फर्म बी की तुलना में आय का या मजदूरी का वितरण अधिक समान है, या हम ये लिख सकते हैं कि फर्म ए की तुलना में फर्म बी में जो मजदूरी का वितरण है वो अधिक असमान है। असमान बी में ज्यादा है क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है, और ए में कम है क्योंकि इसकी दूरी कम है। तो ये हमारा लॉरेंज वक्र कहलाएगा, ये फर्म ए का लॉरेंज वक्र और ये फर्म बी का लॉरेंज। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इस सवाल के इसमें बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिक्कत आती है तो ये संचय योग और संचय प्रतिशत निकालने में होती है। और संचय योग और संचय प्रतिशत जो मैंने आपको निकालना बताया है, अगर आपको एक बारी में सुनने से वो समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, ये आपकी समझ में जरूर आएगा। बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही आसान है, और करने में भी हमें मजा आएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं, उनमें से 1 या 2 को आप खुद करके देखें। तो ये था हमारा लॉरेंज वक्र, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर मैक्स लॉरेंज ने किया, और इसका प्रयोग धन और आय की असमानता का अध्ययन करने के लिए, जांच करने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर 12 को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।